लता जी से आपका परिचय कराते हुए। श्रीलता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कार्यक्रम में शुरुआत करें और अपने विषय को आगे बढ़ाएं आपके बारे में। उससे पहले होता है कि थोड़ी सी जानकारी हमको हो, तो अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए श्रीलता जी। जी, सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है बताने लायक मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ कि मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और इस समय गाज़ियाबाद में रहती हूँ। और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में ही हुई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मेरा विवाह हो गया, मैं दिल्ली चली गई। वहाँ पर मैंने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया, कंप्यूटर कोर्स किया। और मेरे अंदर घर में बैठने वाली प्रवृत्ति नहीं थी, मैं कुछ न कुछ सीखते रहना चाहती थी जी। और फिर बच्चों के पालन पोषण में भी काफ़ी समय निकल गया। लेकिन इस बीच भी मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, टीचर थी। और फिर बच्चे बड़े हो गए और थोड़े जिम्मेदारियां बढ़ी, तो मुझे स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी और पूरा ध्यान बच्चों पे केंद्रित कर दिया। लेकिन मैं कॉलेज के समय में लिखा करती थी थोड़ा बहुत, और कॉपियों में पन्नों में लिख लिख के उसको रखा करती थी। लेकिन बाद में तो ये सब बीती बातें हो गई थी मेरे लिए। हाँ, शादी के बाद होता है क्या श्रीलता जी की जिम्मेदारी दूसरी तरह की हो जाती है और जो हम चाहते हैं कभी कभी हमारे वश में नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ हमारे वश में होता है कि हमको जो करना है उसके प्रति दृढ़ निश्चय, और जिसकी मिसाल आप हैं। आप कविता लेखन से जुड़ी कैसे शुरुआत हुई? जैसे पढ़ाई लिखाई के बाद अक्सर ये जो फील्ड होती है लेखन की, साहित्य के क्षेत्र में, इसमें परिवार, समाज या अपना परिवार ही ये कहता है कि ठीक है इसको आप साइड में रखिए, लेकिन मेन स्ट्रीम में आपके कुछ और होना चाहिए। तो कविता के क्षेत्र में कैसे आपका रुझान हुआ? अब चूँकि उस समय तो ये सब नहीं था, इतना माहौल नहीं था। लेकिन मेरी माता जी जो थी, श्रीमती पार्वती पांडे, वो लोकगीत जो गाते हैं इतना अच्छा गाती थी। तो उस समय हम लोग का लोकगीत पे ध्यान नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा गाती थी। और जिस जो सभा होती थी लोकगीत की या शादी ब्याह के समय में जो पारंपरिक गीत होता था, तो उनकी बहुत पूछ होती थी, उनका महत्व बढ़ जाता था। और तो कुछ प्रेरणा उनसे मिली। और कुछ मेरे बड़े भाई स्वर्गीय प्रेम शंकर पांडे जी, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, लेकिन वो भी डायरी में ही लिख के रखते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उनसे भी कुछ प्रेरणा मिली। और लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी, अब क्या ही कहें, वो तो बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन ये त्रासदी कुछ लोगों के लिए वरदान की तरह सिद्ध हुई, क्योंकि कोरोना काल को कोई याद नहीं करना चाहता है। जैसे होता, हाँ, जैसे आपने बातें की, बीते जो बुरी बातें वो बीते ही जाए तो अच्छी हैं, लेकिन हर चीज़ों में से हमको अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए कि एक नया दौर। आप कहने का मतलब ये है दर्शकों की, श्रीलता जी कहना चाहती हैं कि डिजिटल दौर आया, 2020 के बाद एक डिजिटल दौर आया है। और कोरोना भी आया, तो जिसमें लोग कुछ दिन तक तो इधर उधर की बातों में, वीडियो कॉलिंग में समय बिता देते थे। लेकिन एक ही चीज़ से लोग ऊब जाते हैं, पर साहित्य ऐसी चीज़ है कि इससे उबा नहीं जा सकता है। सबसे पहली कविता आपकी कौन सी रही श्रीलता जी? तो वही मैं तब लिखना शुरू की, मैं अपने सखियों के कहने पे कि नहीं, तो मैं उस समय मैं कुछ कुछ लिख के डालती थी कोरोना के ऊपर। तो सखियां मेरी कहने लगी, एक एक दो दो लाइन लिखती थी, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, लिखो। तो फिर पहली कविता मैंने लिखी कि क्या कहें, किससे कहें, क्यों कहें, मन की अपने बात, स्वयं को ढूंढते हैं एक अंतराल के बाद। कुछ लोग पीछे छूट गए, कुछ आज भी हैं साथ, कुछ भूल गए, कुछ सीख दिए, कुछ आज भी हैं याद। इनके शब्द, उनके शब्द, मैंने सुने निशब्द, बुरे शब्दों को त्याग दिया, अच्छे पहुँचे अंतरात्मा तक, अच्छे पहुँचे अंतरात्मा तक। मेरी 2 रचनाएं सम्मानित हुई और एक रचना तो प्रथम स्थान पे आई। उसको भी सुना दीजिए, हम तो यही चाहेंगे। तो वो कविता तो पूरी याद नहीं है, जो भी 2-4 लाइन कि वो मृत्यु शीर्षक था, उस पे मैंने लिखा था
कि लंबी यात्रा करके थक गए पथिक तनिक विश्राम कर ले, जग के कोलाहल से हो गए भ्रमित पथिक, मौन का निश्वास ले ले पथिक, मौन का निश्वास ले ले। क्यों भटकता है पथिक प्रवंचना की नगरी में, दिन का चैन और रात की नींद गंवा के। मृत्यु सच्ची सहचरी है, इसका आलिंगन कर ले, प्रिय की बाहों में सिमट कर चिर शांति ले ले, प्रिय की बाहों में सिमट कर चिर शांति ले ले। जी, बहुत ही बढ़िया स्नेहलता जी, धन्यवाद। सबसे हम पूछना ये चाहेंगे आपसे कि किस तरह की कविता लिखना आपको ज़्यादा पसंद? जैसे अभी तक जितनी कविता आपने पढ़ा मुक्तक भाव में ही, हमको ये लग रहा है जैसे आपको मुक्तक का जो एक शैली है वो आपको ज़्यादा पसंद है। हाँ, पहले मैं मुक्त छंद में ही लिखती थी, क्योंकि अभी लिखना सीख ही रही थी तो मुक्त छंद में लिखती थी। लेकिन बाद में मुझे जैसे जैसे मेरी रुचि बढ़ती गई और मुझे कुछ गुरु भी मिलते गए, तो फिर मैं छंद की तरफ अग्रसर हो गई और मैं छंदबद्ध लेखन करने लगी। तो छंदबद्ध में भी मुक्तक है, तो मैं अपना एक मुक्तक सुनाती हूँ जो कि विधाता छंद में है। कभी पाया नहीं जाता, कभी खोया नहीं जाता, मोहब्बत के दयारों पे कभी रोया नहीं जाता, मोहब्बत की दयारों पे कभी रोया नहीं जाता। रूह को घायल कर देते जख्म कुछ ऐसे होते हैं, निशानों को मगर स्नेहा कभी धोया नहीं जाता, निशानों को मगर स्नेहा कभी धोया नहीं जाता। और छंद में जो दोहा छंद होता है वो समस्त छंदों का आधार होता है। अगर हम दोहा छंद सीख लेते हैं तो कई छंदों पे हमारी पकड़ हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने छंद लिखा और माँ पर दोहा लिखा। माँ के अनुपम प्रेम का कभी न करे मोल, ममता का स्नेह छुअन जग में है अनमोल, जग में है अनमोल। जननी के उर में बसा हो बच्चों का चित्र, जब चाहे तब देख ले, ममता बड़ी विचित्र स्नेहा, ममता बड़ी विचित्र। और हमारी आराध्य देवी माँ शारदे हैं, तो हम लोग किसी भी मंच पे जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो पहले उनकी आराधना करते हैं। तो आज मुझसे थोड़ी त्रुटि हुई है, तो मैं माँ शारदे का आह्वान करना चाहती हूँ कि शारद का वरदान मिले, मन ज्ञान प्रभा कर ध्यान करो, पाव पखार बिठा कर आसन भक्ति सुधारस पान करो। माँ तो कृपा कर दे जब तो खुश होकर के जय गान करो, शक्ति तुम्ही तम बंध विनाशक, शीघ्र प्रकाश विहान करो, शक्ति तुम्ही तम बंध विनाशक, तीव्र प्रकाश विहान करो। जय माँ शारदे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और शादी विवाह हो जाने के बाद, परिवार बढ़ जाने के बाद, जिम्मेदारियां आ जाने के बाद, जिस तरह की जो लयबद्धता आपकी कविता में है और जो एक साफ सुथरी कविता और जिसका एक रूप निकल करके आ रहा है, कोई उद्देश्य निकल करके आ रहा है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे हैं यंगस्टर हैं जो अपने आप को कवि मान बैठे हैं, लिख रहे हैं, तो बस उनको क्या है, काफिया से काफिया जुड़ गया तो उनको कविता मान ली जाती है। लेकिन आपकी कविताओं में एक चीज़ हम हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि उसमें एक उद्देश्य दिख रहा है। हम जो विषय, जो आधार आप रख रही हैं तो उस आधार को अंत तक निभा रही हैं। बहुत ही अच्छी कविता। परिवार की बात हुई तो थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि क्योंकि जब आप जो बातें बताएंगी स्नेहलता जी, वो हमारे सामने जो बैठा दर्शक है उसमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी, नई बच्चियां होंगी, उनके सामने भी वही चुनौती होंगी जो आपने झेला, इसके पहले आपने अनुभव किया है। तो
परिवार की में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाने के बाद कौन कौन सी चुनौती आती है जब हम अपनी रुचि के विषय को, अपने क्षेत्र को चुनते हैं कि हमको ये करना है? कौन कौन सी अड़चनें आपके जीवन में आई? हो सकता है उससे मिलता जुलता जो अड़चन है हमारे सामने बैठे जो दर्शक है उनके सामने भी आ रही हों, तो आप अपने अड़चन से कैसे बाहर आईं, कैसे रास्ते मिले, तो उनको भी मिल सकते हैं। जी हाँ, अड़चनें तो बहुत आती हैं, क्योंकि सबसे पहले कि समाज में महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं। कि जैसे ये साहित्य की लाइन ही है कि शुरू में तो लग रहा था कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। हमें जगह जगह पे विषमताओं का सामना करना पड़ता है कि जो साहित्य में जो अनुभवी लोग हैं या जो लोग सेट हो चुके हैं, वो लोग नए कवियों को थोड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं। और मंचों पे जैसा कि आपने कहा काफिया से काफिया मिलाना, तो यही चलता है। हास्य पे ज़्यादा तालियां बजती हैं, जबकि हम कोई समसामयिक या सामाजिक विषमताओं के ऊपर छंद या कविता सुनाते हैं तो उसको लोग इतने ध्यान से नहीं पढ़ते सुनते हैं। तो हमें अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा एक फेसबुक मंच है, मैंने बहुत मेहनत किया, बाद में अपना फेसबुक मंच भी खोला, स्नेह काव्य निर्झर अल्फाज अनकहे नाम दिया उसको। तो उसमें मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को साहित्य के प्रति जोड़ूं, साहित्य से जोड़ूं और उनकी रुचि पैदा करूं। तो मैं जो महिलाएं केवल किचन तक ही सीमित हैं, रसोई तक सीमित हैं, जो कि मैं भी पहले थी और अभी भी हूँ, रसोई तो संभालना ही होता है महिलाओं को, लेकिन समय निकाल के रात में जग के कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक या कभी 3 बजे उठ के मैं अपना लेखन कार्य करती हूँ। और मैं महिलाओं को खास करके प्रोत्साहित करती हूँ कि आप आइए और आगे बढ़िए। मैंने बहुत लोगों को अपने ग्रुप से जोड़कर, ऑफलाइन मंच देना तो अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम हफ्ते में 2-3 करवाती हूँ और लोगों को जोड़ती हूँ। तो सब लोग ऑनलाइन मंच पे आके अपनी प्रस्तुति देते हैं और बहुत ही मतलब एक शुरुआत हो सकती है, का निखार कर रहे हैं। डिजिटल दौर है, जो चीजें हम बाहर मंच पे जाके नहीं कर सकते, अगर हमारे अंदर वो लेखन की क्षमता है, अगर हम अच्छा लिख रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म तो आ ही गया है आज के दौर में कि आप हम घर बैठ करके ही और इन संसाधनों का उपयोग करके हम अपनी प्रतिभा को सामने ला सकते हैं। कि अब मुझे खुद आश्चर्य होता है कि एक रसोई संभालने वाली महिला, कि आज मैं स्ट्रीम यार्ड एक ऐप है उसके थ्रू ऑनलाइन कार्यक्रम करवाती हूँ, गूगल के थ्रू करवाती हूँ, जूम के थ्रू करवाती हूँ, और अपने मंच पर मैं छंद भी सिखाती हूँ और कुछ लोगों को जोड़ रखा है कि जो लोग सबको छंद सिखाते हैं, क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा है जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीख करके वो चीजें सामने लाया जा सके। आपका मतलब उद्देश्य ये है। जैसे अभी आप जितनी भी बातें हुई इतने हुआ कि आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक दायरा बना रखा है और उसके माध्यम से आप अपनी कविताओं को समाज में प्रेषित कर रही हैं, उनको तक पहुंचा रही हैं, अपने दर्शकों तक, अपनी कविताओं को भी और अन्य जो भी जो जूनियर हैं, चाहे जो नए अभी लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, सीनियर अनुभवी लोग जो भी अब आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। जी। तो ऑफलाइन मंचों पे भी आपका जाना होता है, जो ऐसे खुले मंच हैं जो आमंत्रित करते हैं, तो खुले मंचों पे भी जाना होता है। पहली बार मैं खुले मंच पे एक विंध्याचल के पहले कैमा रसूलपुर गांव है, वहाँ पे गई थी, तो मेरी पहली प्रस्तुति वहाँ पे हुई थी। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं और अब तो जाती ही रहती हूँ, बल्कि कई जगह मना भी करना पड़ता है क्योंकि घर की भी समस्याएं होती हैं। जी। तो इसलिए सब तो आपके मंचों पे सबसे ज़्यादा जो होता है कि हर कवि का अपना एक श्रोता होता है, उसका एक दर्शक होता है, और किसी भी मंच पे जाए तो वो अपील करता है कि हमको आपकी ये कविता पसंद आई थी पिछले मंच पे, हमको फिर सुनाइए। तो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली आपकी कविता कौन सी है जिसको? मेरी कविता एक थी, जब मैं छंदबद्ध नहीं लिखती थी तो वो पसंद की जाती थी, वो जो मैं यहाँ पे सुना चुकी हूँ। जी। तो और इस समय एक छंदबद्ध कविता है कि प्रतीक्षा शहीद की पत्नी की, सुना दीजिए। इसको बहुत लोग पसंद भी करते हैं। कि प्रेम प्रभापथ पुष्पित है, मकरंद मृणालिन क्या कहने। प्रेम प्रभापथ पुष्पित है, मकरंद मृणालिन क्या कहने। अंतस से अभिवादन है, कब आप पधार रहे रहने। सज्जित है सब वस्तु भली,
लगती नव छंद विधा रचने, रूप संवार तकु जब दर्पण, काजल कोश लगे बहने। रूप संवार तकु जब दर्पण, काजल कोश लगे बहने। देर करो अब मत हे साजन, राह निहार रही कब से। नैन थके नीत मार्ग तके, इस द्वार निवास करूं अब से। पुष्प मंगानम सुंदर हार, बना रखती सजना तब से। सासु खुशी मन झूम रही, सुनती सुत आवन की जब से। सासु खुशी मन झूम रही, सुनती सुत आवन की जब से। लेकिन परिदृश्य बदलता है और वो देखती है नायिका, क्यों लगते सब लोग उदास, न देवर भी कुछ बोल रहे। हाथ लिए अखबार तके, नैना बर से कित डोल रहे। देख रही कुछ लोग यहाँ पर, पत्थर हो शव खोल रहे। मातो पिता दृग धार बहे, कर लालन देह टटोल रहे। मातो पिता दृग धार बहे, कर लालन देह टटोल रहे। कूद पड़े समरांगन में तुम, आन तिरंग लिए कर में। हिम्मत से अरी धूल चटा कर, लौट पड़े फिर तो घर में। शहीद हमेशा घर ही आता है, चाहे वो कफन से लिपटाए, चाहे वो विजयी होकर आए। जी जी। हिम्मत से अरी धूल चटा कर, लौट पड़े फिर तो घर में। देश करे अभिमान सदा, अभिवादन है सचराचर में। आन तिरंग शहीद सुजान, सुगान सुनो दुनिया भर में। प्रेम प्रभा पथ पुष्पित है, मकरंद मृणालिन क्या कहने। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। स्नेहलता जी, जैसे हम आपकी कविताओं को देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर आधार जो है वो परिवार को आपने खूब बढ़िया से आधार बनाया है। चाहे वो ममता की बात, माँ की बात हो, चाहे पत्नी की बात हो। हर कवि का अपना एक विशेष आधार होता है जिस पर वो कविताएं लिखना पसंद करता है। वो प्रेम हो सकता है, कोई लोग श्रृंगार पे अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग वात्सल्य पे अच्छा लिखते हैं। तो आपको कौन सा विषय पसंद है जिस पे आप लिखना पसंद करते हैं? मैं श्रृंगार भी लिखती हूँ, जबकि मेरे फेसबुक का जो अपना स्टेटस देते हैं तो मैंने दिया है कि सुखनवर हूँ मैं अदनासी, चंद अशआर लिखती हूँ। करूँ नित प्रेम की पूजा, अनोखा प्यार लिखती हूँ। क्या बात। भाव जो निर्झरित होते हृदय के अंतः स्रोतों से, पिरो कर शब्दों की माला, जगत व्यवहार लिखती हूँ। लेकिन ये जो जगत का व्यवहार है, आजकल श्रृंगार लिखने का भी मन नहीं करता है। हर जगह युद्ध छिड़ रहा है और तमाम विषमताएं हैं। तो इस पे मैंने लिखा है एक, और इत्तेफाक से वो मैंने अपने पास रखा भी है। चलिए सुना दीजिए। तो वो सुनाती हूँ कि बोलो कैसे श्रृंगार लिखूं, बोलो कैसे श्रृंगार लिखूं, व्यर्थ प्रशंसा उपमानों में। सुप्त हो चुकी मानवता, तेल पड़ा हो ज्यों कानों में। बोलो कैसे श्रृंगार लिखूं, सुलग रही जग में चिंगारी, हर ओर देश द्वेष का बोलबाला। जाति धर्म संप्रदाय नाम पर, कित जानों का बध कर डाला। जी करता है आह्वान लिखूं,
जी करता है आह्वान लिखूं जो गूंजे महल मकानों में, सुप्त हो चुकी मानवता तेल पड़ा हो ज्यों कानों में। खेल नित नए निराले होते सत्ता के दूषित गलियारे में, बेशर्मी की सीमा तोड़े उलूल जुलूल के नारे में। जी करता है घोटाले लिख दूं, जी करता है घोटाले लिख दूं जो लिपटी इन हुक्मरानों में, सुप्त हो चुकी मानवता तेल पड़ा हो ज्यों कानों में। बोलो कैसे श्रृंगार लिखूं। तो हमने शुरू में ही बोला कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, और स्नेहलता जी ने भी अपनी बातचीत में कहा कि श्रृंगार लिखने का मन करता है लेकिन क्या लिखें, पूरे देश दुनिया विश्व में इधर देखिए उधर युद्ध छिड़ा हुआ है। हर आदमी के जहाँ प्रेम का प्यासा होना चाहिए वहाँ खून का प्यासा बना बैठा है। तो स्नेहलता जी, कभी मन में ऐसा नहीं आता है कि बाकी जो लोग इधर उधर की कुछ भी कविताएं लिख करके, चाहे जो नई जनरेशन है जिसको आज के दौर में जेन जी बोला जाता है, वो उनका फ्लेवर कैसा है, उनका स्वाद कैसा, किस तरह की कविताएं पसंद कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी मन होता है कि जो बाकी लोग लिख रहे हैं और फेमस हो रहे हैं तो हम भी क्यों ना ऐसा लिखें कि जल्दी से जल्दी वायरल हो जाएं। नहीं, हाँ। ये अपने उसूलों और आदर्शों के साथ समझौता नहीं करना है। और बात फेमस और प्रसिद्ध होना नहीं है, बात अपनी संतुष्टि है और अपना दायरा है कि हमें इसी दायरे में रहकर अपने को निखारना है। क्योंकि कविता हम कभी अपनी संतुष्टि के लिए लिखता है, समाज के लिए लिखता है, देश के लिए लिखता है, दुनिया के लिए लिखता है। सही बात कही है। जैसे कि आज के दौर में जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ है, चाहे अब आज के दौर में जो कविता जो लिख रहे हैं लोग, पैसे भी उनका भी एक अपना बन गया है, स्टेटस बन गया है, तो पैसे भी आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म आए हैं। इसके पहले सही में समाज के लिए ही एक कवि काम करता था, एक लेखक काम करता था। वो जो काम आज टेलीफोन कर रहा है, मोबाइल इंटरनेट कर रहा है, सेम वही काम एक लेखक करता था, एक कवि करता था। तो उस दौर में पैसे नहीं थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में भी देखा जाता है, समाज के रूप में। जैसे आपने कहा कि शुरू में परिवार उस तरह से सपोर्ट नहीं करता है कि आप साहित्य में जाए, क्योंकि उसमें फायदे नहीं दिखते हैं, परिवार में पैसे नहीं दिखते हैं, पूरा सपोर्ट नहीं करता है। पैसे नहीं दिखते हैं। आज वो बात एक वो सच्चाई और बताती हूँ मैं आपको कि कोरोना में बहुत से कवि और लेखकों की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे कुछ लोगों ने अपने को निखारा छंद सीख के और मेहनत करके, और भी साहित्यिक चीज़ों को सीख के। साहित्य में सीखने को बहुत चीज़ें हैं, और बहुत लोग जो जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखते चले जा रहे हैं। तो कवि तो बहुत अधिक हो गए हैं, लेकिन वो नहीं आया है, सिद्धांत मूल्य नहीं है कविताओं में। तो इसलिए ऐसा होता है कि कविताएं आज बिक नहीं रही हैं, किताब आज बिक नहीं रहे हैं, और प्रकाशक जो हैं वो किताबों को छापने के इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं कि एक आम लेखक अच्छी कविता लिखते हुए भी अपनी किताबों को नहीं छपवा पा रहा है। वो चीज़ें दौर है। लेकिन जो आप शुरू में कहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक अच्छी बात आपने कही कि जो मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं, और हर जो कवि है वो जल्दी से जल्दी उन चीज़ों के फेमस होना चाहता है। हमारे शहर के, अपने ही शहर के आचार्य पंडित पद्मश्री विश्वनाथ तिवारी जी एक मंच पे हम संयोग से, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा कवि होने के लिए, एक अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी काम है कि पढ़ना। वो राइटर, वो लेखक, वो कवि अच्छा लिख सकता है जो अपने पीछे के कवियों को, लेखकों को ज़्यादा पढ़ा हो, तो हम जान पाते हैं चीज़ों को। तो आपको सबसे पसंद आने वाले ऐसे जो कवि हैं, लेखक हैं, जिनको आप पढ़ती हैं, उनको पढ़ना पसंद करती हैं? हम लोगों ने तो मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ा था, और उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी,
और इन्हीं लोगों को अगर हम पढ़ें, और मैं पढ़ती भी हूँ इनको भी, लेकिन आजकल जैसे गज़ल का भी दौर है, तो इसलिए फिराक गोरखपुरी जी, गालिब जी और वाब जी, बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों को पढ़ती हूँ और गज़ल भी सीखने की कोशिश करती हूँ। तो अगर लिखी है कि नहीं गज़ल, कुछ दो चार नहीं है, अभी मैंने 5 शेर लिखे हैं। हाँ, सुना दीजिए। तो मैं सुनाती हूँ कि कुछ लोगों का प्यार बदलते देखा है, पत्थर को भी खूब पिघलते देखा है। कुछ लोगों का प्यार बदलते देखा है, पत्थर को भी खूब पिघलते देखा है। प्यार मोहब्बत की बातें सब बेमानी, मतलब निकला यार बदलते देखा है, मतलब निकला यार बदलते देखा है। कहता था हर दम जो तेरे गम बांटूं, वक्त पड़े तो साफ निकलते देखा है, वक्त पड़े तो साफ निकलते देखा है। मेरी खुशियों में खुश होने वालों के सीने पर तो नाग उछलते देखा है, सीने पर तो नाग उछलते देखा है। मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते, पर पीछे से आग उगलते देखा है।